Friends and students, I am Akash Srivastava. Most welcome you to my YouTube channel. This video is for NCERT and state boards students and different competitive exam aspirants. If you want to see more videos, subscribe my channel and share my videos to your friends for mine and your self growth. None can gear up you until you think. So look it and understand. This is for you and may help you for gear up your future. Let's start. Hello friends and students, this is class 8th biology section and this is the part of science and the name of chapter is crop production and management. We are discussing many things in lecture 1 and this is our lecture 2 which gives you the complete knowledge about this chapter. Now come to the topic at which we are discussing. We are discussing for these which gives you the complete knowledge about this agricultural field which is very required for our farmers and our country because of without farmer we can never survive because farmer gives us different types of food and also Jai Jawan Jai Kisan. Sowing is an important part of क्रॉप प्रोडक्शन. अब सोविंग क्या होता है, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड. सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, सोविंग से पहले गुड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का साफ और अच्छा सीड चाहिए होता है जिसको क्या कर सको आप खेत में बुआई कर सको. ठीक है, सोविंग को बुआई कहते हैं हिंदी में. फार्मर्स प्रिपेयर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड. ऑब्वियस है कि फार्मर को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि जो अच्छी से अच्छी सीड हो उसको क्या कर सकें, हाई यील्ड की उसको अपने क्रॉप में लगाएं क्योंकि जितनी अच्छी सीड लगाएंगे उतनी अच्छी उनकी क्रॉप होगी. आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर. देखिए एक ऊपर एक्टिविटी है, टेक अ बीकर. आप एक बीकर लीजिए एंड फिल हाफ ऑफ इट, इसको आधा भर लीजिए इससे वाटर से. पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स. इसमें क्या करिए, हाथ भरा हुआ वीट सीड इसमें डाल दीजिए एंड स्टीयर वेल, और इसको अच्छे से घुमा लीजिए. वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इंतजार करिए. क्या होता है देखिए, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर. इसमें से कुछ सीड्स हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं. वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक. आपको क्या लगता है कि जो वाटर के ऊपर आ गई हैं वो हल्की हैं सिंक हुए से या फिर हैवी हैं. विच वुड दे बी, वाई वुड दे बी लाइटर. अगर वो जो हल्की हैं वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं तो वो लाइटर कैसे हुई. देखिए इसका वेरी सीधा सा आंसर है कि डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो. जो डैमेज्ड सीड होती हैं मतलब खराब बीज होते हैं वो अंदर से क्या होते हैं, खाली होते हैं. 10 लाइटर इसी कारण से हल्के होते हैं. और ऑब्वियस आपको एक बोट ही एग्जाम्पल ले लीजिए, बोट अंदर से हॉलो होती है इसी कारण से वो क्या करती है, फ्लोट करती है. तो ऑब्वियस है आपको इससे ध्यान रहेगा कि सीड भी अंदर से हॉलो होता है इसके कारण वो फ्लोट करता है. और सीड अंदर से हॉलो क्यों है, क्योंकि वो डैमेज्ड है. ठीक, दिस इज गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वंस. आपको पता होना चाहिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है. क्या आपको कैसे हेल्थी सीड और डैमेज्ड सीड को अलग अलग कर सकते हो. बिफोर सोविंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड्स. कौन कौन से सीड्स को सोविंग करने के लिए टूल्स यूज किए जाते हैं. द टूल्स यूज्ड इन ट्रेडिशनली सोविंग सीड्स इज दिस. ट्रेडिशनली मेथड ऑफ सोविंग देखिए कैसे था. द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल. कैसा होता था देखिए, ये आपको कुछ फनल टाइप का दिख रहा है. ये देखिए ये क्या गया, पूरे सॉइल के अंदर तक गया हुआ है. ये इसी का यूज करके क्या करते थे, ऊपर से सीड को डालते जाते थे और नीचे नीचे सोविंग होती चली जाती थी क्योंकि वो क्या करता है, फ्लावर अंदर तक पूरा जाता है उसके थ्रू क्या करते हैं, जैसे इस पीछे उसमें लगाते थे सोविंग करते जाते थे तो पूरा का पूरा अंदर तक जाता जाता था. एक अच्छे अंदर तक सीड्स जाती थी और वहाँ पे अच्छे से ग्रो हो जाती थी.
तो सीड्स इन्हीं फनल के थ्रू पास होकर सॉइल के अंदर जाती थी और अंदर एक डीप प्लेस पे क्या करती थी, रख के वहाँ पे क्या हो जाती थी, ग्रो होने लगती थी। अब आप आइए सीड ड्रिल। अब देखिए, अब आपने इसको तो देखा ही होगा, इसको तो बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा। जो हल्का सा भी विलेज गए होंगे, अपने नाना नानी दादा दादी के यहाँ घूमने जरूर गए होंगे, उनको ये जरूर दिखा होगा अपने गांव में। सीड ड्रिल, नाउ डे द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोविंग विथ हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आज के समय सीड ड्रिल क्या किसके थ्रू होता है, ट्रैक्टर्स के थ्रू होता है। इसमें ट्रैक्टर के पीछे इसको लगा देते हैं और इसमें ऊपर से जो है, यहाँ से क्या करते हैं, सीड को डालते जाते हैं और इसके थ्रू इजीली क्या होता जाता है, पूरे इसमें से होते हुए आराम से सीड जाता है। ठीक है, this sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. That protects, देखिए, this sows the seeds uniformly at equal distance। इससे क्या होता है, देखिए, सबसे पहली बात, आपको ये इक्वल डिस्टेंस पे दिख रहे हैं। जब ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो ये क्या करेंगे, सॉइल में इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स को क्या करेंगे, सेपरेट करके डालेंगे। ठीक, दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, और साथ में ये बर्ड्स के खाए जाने से भी क्या करते हैं, सॉइल को बचाते हैं। सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। ऑब्वियस है कि कोई चीज़ अगर सॉइल में डीप तक जा रही है, ट्रैक्टर के थ्रू जल्दी से वर्क हो रहा है, तो आपका दो चीज़ तो बच ही रहा है, एक लेबर और एक टाइम। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants। ऑब्वियस है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ढेर सारे प्लांट्स को अगर एक साथ आप ग्रो करोगे तो उससे क्या होगा, सीड्स खराब होंगे, बाकी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सीड्स जितने भी पास होंगे, एक प्लांट दूसरे प्लांट के पास ग्रो नहीं हो पाएगा जब वेरी नियर होगा। क्यों? क्योंकि आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आप खड़े हो तो आपके खड़े होने के लिए रेगुलर स्पेस होना चाहिए। आपके जब खड़े हो तो आपको हाथ फैलाने के लिए स्पेस होना चाहिए, हल्का सा घूमने फिरने बैठने का तो स्पेस होना ही चाहिए। तो इसी तरह जब प्लांट्स एक जगह खड़े तो कम से कम उनको हाथ फैलाने का स्पेस हो ही, तो इतना स्पेस दिया जाता है कि जिससे वो अप्रोप्रिएट क्या हो सके, ग्रो हो सके। इसीलिए जब ट्रीज लगाए जाते तो ट्रीज में लगभग कम से कम 5 मीटर्स का डिस्टेंस दिया ही जाता है अप्रॉक्सीमेट बिटवीन वन टू अनदर, जिसके थ्रू क्या हो सके, ट्रीज आराम से ग्रो हो सके। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और साथ में दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये क्या करता है, प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल में से ये लेके दे सकता है। ठीक है, एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना पड़ता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ सीड्स इधर से उधर ढुनक के भी चले जाते हैं जो ओवर क्राउडिंग कर देते हैं। तो इससे बचाने के लिए जब क्रॉप में ये ग्रो होने लगते हैं तो क्या करना पड़ता है आपको, इनको निकाल के अलग करना पड़ता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर। अब ध्यान दीजिए, जो सब्सटेंस आपके हेल्दी बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स, सॉरी, क्रॉप को हेल्दी बनाने के लिए, प्लांट्स को हेल्दी बनाने के लिए, एक अच्छी क्रॉप देने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उनको मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर कहा जाता है। दोस्तों, ये बात मैंने जो आपको बताई थी कि आपको अपनी सॉइल का चेकअप रेगुलर करवाना चाहिए हर एक ईयर में, कि आपकी सॉइल में कौन सी चीज़ कम हुई, कौन सी चीज़ ज़्यादा हुई है, जिसके थ्रू आप एक रेगुलर फर्टिलाइजर डाल सकते हैं और अलग अलग चीज़ों का पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अगर अब आप ध्यान दीजिए कैसे होता क्या है। जैसे आपने इस सीजन में आपने पोटास और सल्फर डाल दिया, तो आपके अगर सॉइल में पोटास और सल्फर में से यूरिया आपके सॉइल में ज़्यादा था, ठीक है, तो आपको यूरिया डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन आपने अगर यूरिया भी डाल दिया तो वो एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो क्या होगा, सॉइल में आपको यूरिया की ज़्यादा दिखेगी। जो आपको यूरिया ज़्यादा दिखे, आप जब खाओगे तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी यूरिया क्रिएट होता है, वो क्या होगा, ज़्यादा मिलने लगेगा, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक, soil supplies mineral nutrients to the crop plants। soil supplies mineral nutrient to the crop plants। ऑब्वियस है कि सॉइल क्या करती है, क्रॉप प्लांट्स को मिनरल और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ऑब्वियस है, ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड।
कुछ एरिया में क्या होता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी करते जाते हैं, सॉइल लगाते जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। एक बार में जब आपने लगाया तो कुछ समय के लिए सॉइल को क्या कर देना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फ्ला। कभी भी बिना जोती हुई खाली फील्ड नहीं छोड़नी चाहिए, इससे फील्ड क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट, क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ऑब्वियस है कि आप ये खुद ही सोचिए कि अगर आपके पास एक बाउल राइस रखा हुआ है, ठीक, तो आप अगर उस राइस को खाओगे तो उसमें से राइस क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। दोबारा आपको उसमें राइस डालोगे तभी खा सकते हो। तो दोबारा राइस कैसे मिलती है, सीजन के टाइम अगर आप छोड़ देते हो रेनी सीजन में या फिर किसी सीजन में, तो उसमें सॉइल क्या करती है, इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ लेके अपने को क्या कर लेती है, फर्टिलाइजर्स फुल कर लेती है। लेकिन आप सीजन बाय सीजन अगर आप क्या करते हो, सॉइल में क्रॉप अगर लगाते जाते हो, तो इससे क्या होता है कि उसमें की जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो क्या होते जाते हैं, वन बाय वन खत्म होते जाते हैं। Therefore, farmers have to add manure to fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. इसीलिए आपको जब एक सीजन आप छोड़ते हो तो उस सीजन में आपको मैन्योरिंग करनी पड़ती है। मैन्योरिंग का मतलब क्या होता है, आपको रेगुलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस डालने पड़ते हैं जिसके थ्रू क्या हो सके, प्लांट्स को अच्छे से क्या मिल सके, न्यूट्रिएंट मिल सके और वो अच्छे से ग्रो हो सके। अब देखिए मैन्योर क्या होता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from decomposition of plants and animal wastes. Farmer dumps plants and animal waste in the pit of open places to allow it decompose. अब देखिए, जैसे कि समझिए, जैसे एनिमल और प्लांट का वेस्ट हुआ, आपने क्या लिया, घर में पाइल किया हुआ, पाइल छिलके लिए, आपने ओवर राइप चीज़ें थी जो आपकी ख़राब हो गई थी, रॉट हो गई थी, स्मेल आ रही थी, सड़ गई थी, तो उसको आपने क्या किया, निकाला, और निकाल के क्या किया, एक पर्टिकुलर प्लेस पे फेंक दिया। कोई एनिमल मर गया था उसको भी फेंक दिया, तो वो क्या हो गया, उस प्लेस को मैन्योर कर देता है। और वहाँ पे मैन्योर जब हो गया तो उसमें क्या होता है, उसको फिर उस सॉइल को निकाला उन्होंने, निकाल के पूरे क्रॉप में उन्होंने छीट दिया। तो इससे वो क्रॉप क्या हो गई, न्यूट्रिएंट फुल हो गई। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को पिट में रख के डिकम्पोज होने के लिए अलाउ करते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कार्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये डिकम्पोजिशन होता है। एंड द डिकम्पोजिशन मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये डिकम्पोज्ड मैटर जो होता है ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज किया जाता है। यू हैव टू, इसके बारे में ढेर सारी नॉलेज आपने प्रीवियस क्लास 7th में भी ऑलरेडी ले रखी है, क्लास 6 में भी दिया हुआ है इसके बारे में। चलिए आते हैं एक्टिविटी 1.2। टेक मूंग और ग्राम सीड्स। आपको मूंग या फिर ग्राम की सीड्स लेनी है एंड जर्मिनेट देम, और इनको क्या करना है, जर्मिनेट करना, मतलब इसको आपको लगाना है। सेलेक्ट दीज इक्वल साइज सीडलिंग। आपको इक्वल साइज के लेने हैं सीड्स। टेक 3 इम्पटी ग्लासेस। आपको 3 इम्पटी ग्लासेस लेने हैं। सिमिलर वेसल, ठीक है ना, या फिर एक तरीके का लेना है सामान, ठीक है। मार्क देम ए बी एंड सी। इनको ए बी और सी मार्क करना है, ठीक। टू ग्लास ए ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल। ग्लास ए में आप थोड़ी सी सॉइल देखिए ऐड करते हैं, ठीक है। मिक्सड विथ लिटिल काउ डंक मैन्योर। आप थोड़ा सा काउ डंक मतलब गाय का गोबर खाद की तरीके, मैन्योर के तरीके उसमें डालते हो। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ लिटिल यूरिया। दूसरे में आप बी में थोड़ा सा यूरिया फर्टिलाइजर के फॉर्म में क्या करते हो, सॉइल में मिक्स करके उसको डालते हो, ठीक है। सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। सी आपने सॉइल डाली है, उसमें कुछ रखा नहीं है। और नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। अब आप हर में एक एक सेम अमाउंट का क्या करो, ग्लास में डालो वाटर, ठीक है। एंड द सीडलिंग इन देम। और उसमें कुछ क्या करो, थोड़ी थोड़ी सी सीड डाल दो। कीप देम अ सेफ प्लेस
एंड वाटर देम डेली, और इसको एक सेफ प्लेस पे रखकर इनको क्या करो, रेगुलर वाटर देते जाओ। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। अब देखिए दोनों बच्चियां हैं, इन्होंने लगाया है प्लांट्स को सेम एक्टिविटी को। 7 to 10 days के बाद ये क्या देखती हैं कि देखिए एक में क्या हुआ है, एक में आप देखिए क्या है, ए वाले के साथ क्या हुआ है। ए वाले में जो आपने काऊ डंग के साथ लगाया था उसमें देखिए क्या हुआ है कि ग्रोथ हुई है प्लांट्स की थोड़ा सा, ठीक है ना। बी वाले में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई फर्टिलाइजर्स के साथ वाला। सी वाले में जिसमें कुछ नहीं पड़ा था उसमें बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें ग्रोथ काफ़ी कम हुई है, ठीक। डिड प्लांट्स इन ऑल ग्लास ग्रोथ एट द सेम पेस? नो, ऑब्वियस है कि नहीं हुआ है, सेम स्पीड से नहीं हुआ है। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ इन प्लांट, इन विच ग्लास ग्रोथ फास्टेस्ट? कौन से में अच्छा हुआ आपको ये जानना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स क्या होता है, वो केमिकल्स है विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ऑब्वियस है कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हाउ आर देयर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये कैसे मैन्योर से डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सम एग्जांपल्स आर फर्टिलाइजर्स आर अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। वेरी इंपॉर्टेंट। The use of fertilizers and help farmers to get better yield of crops। ऑब्वियस है कि क्रॉप्स में अगर अच्छी yield चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। अच्छे तरीके का मतलब मेरा ज़्यादा नहीं है, मेरा है कि एक एडिक्वेट अमाउंट, जो सही अमाउंट है वो होनी चाहिए, वीट में, पैडी में, मेज में। बट द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। ऑब्वियस है कि सॉइल में ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स अगर कोई विलेज से जुड़े बच्चे देख रहे हैं तो इस बात को ज़रूर अपने घर में बताएं कि एक्सेसिव यूज फर्टिलाइजर का करने से, खाद का ज़्यादा यूज करने से सॉइल की फर्टाइलिटी कम हो जाती है, ठीक। फर्टाइल कम हो जाता है सॉइल। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब देखिए फर्टिलाइजर्स को वाटर पोल्यूशन का भी एक कारण बताया जाता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विथ ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑब्वियस है कि अगर आपको देखिए अगर आपने ऑर्गेनिक मैन्योर डाला हुआ है तो इससे सॉइल क्या होगी, फर्टाइल होगी, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजर डाल के आप सॉइल को फर्टाइल नहीं कर सकते, उससे सॉइल पॉइजनस हो जाएगी। विथ ऑर्गेनिक मैन्योर लीव द फील्ड अनकल्टिवेट इन बिटवीन टू क्रॉप्स, ठीक है। दो क्रॉप को आपको ग्रो करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लीव द अनकल्टिवेट। तो ऑब्वियस है कि आपको एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप के बीच थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा, जिससे क्या हो सके उसमें ऑलरेडी अपने से मैन्योर ऐड हो सके। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर ट्रेनिंग कैपेसिटी। ऑब्वियस है कि आप मैन्योर का यूज करते हो तो उसमें ऑलरेडी टॉप सॉइल में मैन्योर ऐड होगा और उसके थ्रू क्या होगा, मैन्योर ऐड होने से उसमें फर्टाइलिटी बढ़ेगी, फर्टाइल होगा, और साथ में वाटर आप डाल दोगे तो उसमें और अच्छे से डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इट replenished इट replenished द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बना देता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब दूसरा मेथड क्या है सॉइल में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट को भरने का, वो है क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। अब समझिए अगर आपको क्रॉप रोटेशन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, क्रॉप रोटेशन करने के लिए आपको क्रॉप्स को अल्टरनेटिवली लगाना पड़ेगा, मतलब आपको खेती जो करनी होगी एक के बाद दूसरी खेती करने में कुछ समय देना होगा, ठीक है। या फिर आपको एक के बाद दूसरी खेती लगाते समय चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड द ग्रोइंग लेग्यूम्स एज फोल्डर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। अब देखिए अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत या नॉर्दर्न इंडिया में
जो पहले क्या करते थे, गांठ वाले जो लेग्यूम्स वाले फोडर होते थे उनको क्या करते थे, ग्रो किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट सीजन में व्हीट लगाया जाता। रीजन अब सुनिएगा, जो गांठ वाले होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब कि उसमें राइजोबियम के जो है बैक्टीरिया उसमें ग्रो होते हैं, जिसके थ्रू उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू उस पर्टिकुलर सॉइल में नाइट्रोजन आ जाती है। जब नाइट्रोजन आ जाती है तो उसके थ्रू क्या होता है, वो सॉइल अच्छे से ग्रो होती है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन, अभी मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन, आपको ये देखिए नाइट्रोजन इसमें होती है, इसमें एनपीके नाइट्रोजन और ऊपर यूरिया में, ठीक है। तो आपकी जो फर्टिलाइजर्स है वो दो मिलते हैं जो ऑलरेडी सॉइल में इसी के थ्रू आ जाते हैं, ठीक है। फार्मर्स आर बीइंग, अब देखिए, दिस हेल्प इन रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ नाइट्रोजन, मतलब सॉइल में नाइट्रोजन की ऑलरेडी मिल जाता है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, फार्मर्स इस प्रैक्टिस को इस चीज को बहुत आराम से अडॉप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक जैसे पल्सेज या कोई चीज लगाने से जिससे उनको लेग्यूम्स के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू नाइट्रोजन मिल जाती है सॉइल में, जिससे उनको फर्टिलाइजर भी नहीं देना पड़ता, साथ में उनकी खेती भी हो जाती है। जब क्रॉप रोटेशन रोटेट हो गया तो उसके थ्रू इनको ये चीज बड़ा फेवरेबल लगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इन दिस प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, आपने पिछली क्लास में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा हुआ था। दीज आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये किस में प्रेजेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके फ्रेंड्स, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। बातें आगे देखिए। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अगर हम फर्टिलाइजर और मैन्योर की बात करें, एक एक टॉपिक को वन बाय वन समझिए। फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर आप ये ध्यान दीजिए, आपको पैकेट में मिलता है। फर्टिलाइजर पैकेट में मिलता है मतलब मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर होता है मतलब इसको कंपनी बनाती है, तो इसका मीन ये हुआ ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक। अब आप मैन्योर की बात करो, मैन्योर आपको क्या करते हैं फार्मर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ छिलके, मतलब पाइल को लेकर और काउडंग को लेकर और अलग अलग तरह के रॉटन वेजिटेबल्स को और अदर चीज़ों को लेकर जमीन पे क्या कर देते हैं, डिग करके तब बनाया जाता है। तो ये क्या है, ये नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। अब आगे बताया, ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज, ठीक। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जो मैंने आपको बताया, तो ये प्रिपेयर होता है कहाँ, फैक्ट्रीज में, इसीलिए मैनमेड है ये, ठीक। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, ऑब्वियस है क्योंकि ह्यूमन मेड है, ये जो है आपका नेचुरल होता है, तो इसलिए प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमन टू द सॉइल, ये फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस इन द सॉइल, मतलब ये सॉइल को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। रीजन, अब सीधी सीधी बात है, जो कंपनी में हुआ है उसमें वाटर की तो सॉल्युबिलिटी है नहीं, या फिर अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो सॉइल को चाहिए उसकी सॉल्युबिलिटी है नहीं, सिर्फ वही सॉल्युबिलिटी मिलेगी जो फर्टिलाइजर का नाम लिखा होगा, तो उसमें ह्यूमस सॉइल को मिलेगी नहीं। ह्यूमस देने के लिए सॉइल को अलग से वाटरी करना पड़ता है, a lot of humus to the soil, और ये सॉइल को ढेर सारी ह्यूमस देती है मैन्योर। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ऑब्वियस है कि जो नेचुरल बना हुआ है, अब आप जान लीजिए कि सारी चीज़ें आप कैसे बना रहे हो, सब चीज़ें जो है आज फर्टिलाइजर से बन रही है, तो उसमें न्यूट्रिएंट जो उससे यील्ड होती है वो हाई वैरायटी की होती है, ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। जब ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी तो उसमें न्यूट्रिएंट कम होगा। आप अगर मैन्योर से खाना बनाते हो और उसके बाद जो उसको आपको मिलता है, जितना मैन्योर आप लगा के बनाते हो उतनी ही रिच आपको सॉइल मिलती है, ठीक है, और उतनी ही रिच आपको साथ में प्लांट्स के जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी मिलते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर में उतने रिच नहीं मिलते। लेकिन मैन्योर चाहे जितना रिच हो जाए, वो फर्टिलाइजर्स जो बने हुए हैं उनके बराबर का रिच नहीं हो सकता, इसीलिए मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स
न्यूट्रिएंट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं, मैन्योर की एडवांटेज। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। आपको पूछा जाएगा अगर कि व्हाई वी कैन से दैट मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, यू हैव टू आंसर these topics specially. Why manure is considered better than fertilizers? It enhances the water holding capacity of soil. ऑब्वियस है, जो नेचुरल चीज है वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी, तो ये सॉइल में ह्यूमस लाती है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाती है। ठीक। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। ऑब्वियस है कि जब सॉइल को पोरस बना देगी, सॉइल को सॉफ्टी बना देगी, लूजली बना देगी, तो इससे क्या होगा, सॉइल में आराम से ढेर सारी गैसेस क्या हो सकेंगी, पास हो सकेंगी। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये फ्रेंडली माइक्रोब्स को क्या करती है, सॉइल में इंक्रीज करती है, जिसके थ्रू सॉइल क्या होती है, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट फुल हो जाती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल के टेक्सचर को बढ़ाती है, मतलब कि टेक्सचर मतलब ढेर सारे न्यूट्रिएंट साथ में अलग अलग चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, ये सॉइल में इजीली मिल जाते हैं आपको। चलिए आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबको वाटर चाहिए होता है। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पानी की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है आपकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और अच्छे मतलब वृद्धि और विकास के लिए जरूरत होती है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट्स। वाटर क्या होता है, प्लांट की रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, खींचा जाता है। अलॉन्ग विथ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड। अब आप ऑब्वियस है, तो सिर्फ वाटर ऐसा तो है नहीं कि कोई छन्नी लगी हुई है कि सीधे वो छान लेगा, इसलिए वाटर क्या करता है, रूट्स से जब सक होकर वाटर आता है प्लांट में, तो उसके साथ साथ उससे क्या फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स भी क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्लांट्स कंटेन्स नियरली 90% वाटर। ऑब्वियस है कि जैसे हमारी बॉडी में 78% वाटर होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी 90% जो है अप्रॉक्सीमेट वाटर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। सीधी सीधी बात है, अब आप जान लीजिए डेजर्ट में कोई भी प्लांट्स नहीं होते हैं, क्रैक्टस और 2-3 एक्सेप्शन प्लांट्स को छोड़कर। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर वाटर नहीं है। तो वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो सूखे जगहों पर, शुष्क प्लेस में कभी भी जो है सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता, मतलब बीज उग नहीं सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब रूट्स क्या करती हैं, उनको सक करके स्टेम के थ्रू पूरे प्लांट्स की लीफ में एक एक जो है स्टोमेटा तक पहुंचाते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर एंड वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। अब ऑब्वियस है कि वाटर सिर्फ इतना ही काम नहीं करता। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, विंटर सीजन में कहा जाता है कि क्या करना चाहिए, रेगुलर वाटर जो है क्रॉप में देना चाहिए। इसका रीजन क्या है कि रेगुलर वाटर क्रॉप में देना चाहिए। वाटर को बॉयल होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीज होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इन्वायरमेंट की ऐसी कभी कोई कंडीशन नहीं बन पाती, मतलब जो है आप फ्रिजिड जोन को छोड़कर, थोड़ा सा टॉर्रिड जोन को छोड़कर, कोई भी ऐसी जगह में ऐसी कंडीशन नहीं बनती है जहां पर कि क्या हो सके, वाटर फ्रीज हो जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि मॉइस्चर को सॉइल में जो है वाटर क्या करता है कि टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखे रहता है। तो वहां पर जब फ्रॉस्ट होगी तो क्या होगा, वाटर पे गिरते ही वो तुरंत क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और हॉट एयर जो होगी वाटर पे लगते ही क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर साथ में एक ये भी काम करता है। To maintain the moisture of soil for healthy crops growth,
फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, ऑब्वियस है जो मैंने भी आपको बताया कि अगर आपको रेगुलरली फील्ड को अच्छी बनानी है तो आपको रेगुलर क्या करना पड़ेगा, आपको वाटर करना पड़ेगा, मतलब सिंचाई करनी पड़ेगी। द सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। और वाटर का रेगुलर इंटरवल पे सप्लाई करना ये क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, ठीक है। अब समझ लीजिए कि जो इरिगेशन मतलब सिंचाई का जो होता है इसका समय अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग होता है। सॉइल टू सॉइल मतलब मिट्टी से एक मिट्टी से दूसरी मिट्टी के लिए भी अलग होता है, ठीक है। और बात करिए सीजन टू सीजन, ये भी डिफरेंट होता है। अलग अलग सीजन में पानी की अलग, अब जैसे मानसून सीजन में आप अगर कोई क्रॉप लगा रहे हो तो आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो है उसमें वाटर की इरिगेशन लेस होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्या होगा रेन के थ्रू उसमें इरिगेशन हो जाएगा। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, समर के समय में वाटर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, वाटरिंग जो है मतलब इरिगेशन आपको ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक। ऑब्वियस है ड्राई सीजन होता है। वाई इज इट सो, कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर, क्या यही कारण है कि वाटर इवापोरेट जो हो जाता है पानी के कारण, उसी के कारण चाहिए होता है, हाँ यही कारण है। ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लीव्स। सोर्स ऑफ इरिगेशन, अब देखिए खेती के लिए हमारे फार्मर्स कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ के थ्रू क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंचाई के लिए कौन कौन सी चीज़ यूज की जाती है, तो वो कौन कौन सी है। वेल्स हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, कुएँ हो गए, ट्यूबवेल हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स मतलब तालाब, लेक्स मतलब झील, रिवर्स मतलब नदी, डैम मतलब बांध, कैनल आपकी नहर हो गई, ठीक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि इरिगेशन के सोर्स कौन कौन से हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोट की बात कर रहा है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, पुराने समय में इरिगेशन कैसे होता था। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस फिगर को देखिए ठीक से। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड ऑफ डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। ऑब्वियस है कि जमीन से वाटर को डिग करना है मतलब निकालना है, तो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर को क्या किया जाता है, डिग करके निकाला जाता है। कैटल एंड ह्यूमंस लेबर इज यूज्ड टू दीज मेथड्स। कैटल मतलब जो चरने वाले जानवर हैं, जो बांधे जाते हैं, गाय, बैल, ये सब चीज़ों को क्या कहता है, ऊँट को, इन सब को यूज किया जाता है। और साथ में कभी कभी ह्यूमन भी क्या करते हैं, लेबर करके इस मेथड का यूज करते हैं। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट एस एफिशिएंट। ये मेथड क्या है, चीप है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, कम एफिशिएंट है, मतलब इससे कम जो है आपको अच्छी वो मिलती है यील्ड, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वो कम मात्रा में मिलता है। द वेरियस ट्रेडिशनल वे, जैसे मोट, पुली सिस्टम। अब देखिए पुली सिस्टम में क्या है, ये देखिए कुएं के पास एक ये लगा हुआ है रोप, इस रोप के थ्रू क्या किया गया, इस रोप को कुएं के अंदर डाला गया है, ठीक है ना। इस रोप में आप क्या करते हो, एक बैग है, इसको क्या करते हो, बांध लेते हो, इस बैग को बांध करके डाल देते हैं कुएं के अंदर, ठीक है। और कुएं के अंदर डालने के बाद जैसे जैसे ही पानी अंदर जाता है, इसके अंदर पानी जाता है, इसके बाद क्या करते हैं, इसको खींच लिया जाता है, इस रोप को, इस रस्सी को खींच लिया जाता है, फिर वापस पानी गिरा दिया जाता है बाहर। ये देखिए ये पानी को पोर कर रहा है बाहर, ठीक। जैसे ये वाटर को पोर कर देगा उसके बाद तुरंत क्या होगा, ये फिर से वापस डालेगा और फिर से करेगा, ठीक है। अब आता है दूसरा चेन पंप। चेन पंप एक इस तरीके का होता है, ये देखिए चेन पंप है आपका। इसमें कैसे करते हैं समझ लीजिए, इसमें जो है ये गोल गोल बना हुआ है, ये पूरा अंदर तक होता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो रस्सी लगी ये अंदर तक होती है, ठीक है। तो ये जो बकेट होती है, ये बकेट ऐसे घूम के जाएगी अंदर, फिर ऐसे घूम के इसमें जब ये फुल हो जाएगी तो ऐसे घूम के आएगी, ठीक है। तो बार बार ये क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक।
और इसी के थ्रू क्या होता है, ये कुछ ऐसे चलता है, आप समझिएगा। और ये बकेट ऐसे जाएगी, फिर ये अंदर जाएगी वेल के अंदर, फिर वाटर लेके फिर वापस आएगी और वाटर को क्या कर देगी, पोर कर देगी। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। इसका नाम देगा ढिकली। ढिकली में क्या होता है कि बकेट के को रोप के थ्रू क्या कर दिया जाता है, भर दिया, रोप के थ्रू क्या कर दिया, लटका दिया जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, नीचे करते हैं। जैसे ही इसको ये क्या करेंगे, इसको यहाँ से अनहोल्ड करेंगे, ये तुरंत क्या होगा, बकेट नीचे चली जाएगी और बकेट फुल हो जाएगी। और जैसे ही इसमें पानी भर जाएगा, फिर वापस क्या करेंगे, खींच लेंगे इधर से, और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, बकेट, उसके थ्रू वाटर डाल सकते हैं। ठीक है। अब फोर्थ होता है रहट। रहट को ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा मेथड लगता है ये, फार्मर्स नॉर्मली इसी को यूज करते हैं। यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है, इस पोल पे एक ऑक्स को क्या कर दिया जाता है, बांध करके उसको घुमाते हैं। जब उसको घुमाते हैं तो ये क्या करता है, ये इसको घुमाता है, इस चीज को। इसमें ढेर सारी बकेट लगी होती हैं, और ये बकेट क्या करती हैं, अंदर से वाटर को डिग कर करके एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू क्या कर देते हैं, क्रॉप में आराम से इरिगेशन के वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए, पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स को नॉर्मली यूज किया जाता है वाटर को खींचने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। डीजल से, बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर एनर्जी से इस पंप को चलाया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न मेथड क्या है इरिगेशन का, आधुनिक समय में सिंचाई कैसे होती है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। हमको पानी की जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ज़रूरत के हिसाब से नहीं लगाएंगे। हमारे यहाँ जो है नॉर्मली जो अवरेज पर्सन है वो इसी को यूज करते हैं। यहाँ पे एक मोटर लगी होती है, देखिए ये मोटर क्या करती है, अर्थ के अंदर से वाटर को पूरा खींचती है और खींच के इसको पूरे क्या करती है, क्रॉप में भेजती है, और क्रॉप में यहाँ से वन बाय वन यहाँ जाएगा, और इसके इतना अच्छा सा जो है एक अच्छा सा फुहारा टाइप का होता है, जिसके थ्रू पूरी की पूरी क्रॉप में क्या हो जाती है, अच्छे से इरिगेशन हो जाती है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसको कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये उस जगह पे सबसे अच्छा माना जाता है जहां पर सफिशिएंट वाटर नहीं अवेलेबल होता। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेट नोजल ऑन टॉप। देखिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर टाइप पाइप है जो क्या है, टॉप में लगा, ये अंदर तक पूरा डिग करके जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Having rotate nozzles on top are join the main pipeline at regular interval। और ये जो होता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद, ये देखिए क्या हुआ है, ज्वाइंट है, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, और यही पाइप आगे बढ़ा हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे गया हुआ है, फिर ये यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, ढेर सारे ज्वाइंट बने हुए हैं इसके। ठीक, when water is allowed to flow through the main pipe under pressure help to pump it escape from the rotating nozzles। अब देखिए जब वाटर को क्या किया जाता है, इसके थ्रू अलाउ किया जाता है, तो ये क्या करता है, तुरंत इसी के थ्रू फ्लो करते हुए पूरा का पूरा फ्लो करता जाता है। इट गेटिंग स्प्रिंकल्ड ऑन द रोटेटिंग नोजल। और ये स्प्रिंकल करता है, मतलब फुहारा छोड़ता है रोटेटिंग नोजल के थ्रू, और इसके थ्रू क्रॉप्स को ऐसा लगता है कि रेन हो रहा है। इसके थ्रू क्रॉप्स बहुत अच्छी होती है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ठीक, स्प्रिंकलर के थ्रू जो है लॉन जो होता है, लॉन मतलब एक बड़ा सा जो छोटा सा जगह जहाँ पे ढेर सारे आप क्या करते हो, नॉर्मली सी चीज़ लगाते हो, थोड़ी थोड़ी क्रॉप की चीज़ें लगा लेते हो, अपनी यूजफुल चीज़ें लगाते हो, और उस पर क्या करते हो, फुहारे से छिट्टा करते हो। कॉफ़ी प्लांटेशन,
कॉफ़ी प्लांटेशन का मतलब हुआ कॉफ़ी की जो बड़ी बड़ी खेती होती है उसमें, और अदर क्रॉप्स में भी इसको बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्रिप सिस्टम। व्हाट इज ड्रिप सिस्टम? दिस इज योर ड्रिप सिस्टम। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस इट। In this system, the water falls drop by drop directly near the roots. ये इसमें क्या होता है, देखिए ये और ही अच्छा सिस्टम है कि इसमें रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, एक एक अंदर जो है रूट्स के में जो है जाकर क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स में वाटर गिरता है। इसके थ्रू सॉइल में जितनी इंपॉर्टेंट वाटर की जरूरत होती है वो पहुंच जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या माना गया, एक अच्छा सिस्टम माना गया। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ठीक, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें पूरे के पूरे सिस्टम में वाटर कहीं भी वेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सीधे सॉइल में प्लांट के अंदर रूट में चला जाता है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबल ऑफ वाटर इज पुअर। ये उस जगह पे सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ पे वाटर बहुत कम लेवल पे है। Okay, friends, this is enough for today lecture. I will give you third lecture for this because of this chapter is very lengthy and you have to understand that if this chapter is very lengthy, you have to revise it and learn and understand it one by one topic to the complete chapter. Okay, thanks friend to understand it. समझिए वीड्स क्या होते हैं। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार, आप खरपतवार भी नहीं समझ पा रहे होगे, अब मैं आपको बताता हूँ। क्रॉप्स में जो छोटे छोटे बिना मतलब के पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, क्रॉप्स में अननेसेसरली होते हैं। ये क्या करते हैं, क्रॉप के न्यूट्रिएंट को, खेती में लगाए गए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को जो दिया जाता है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो और साथ में अब एक प्लांट के बगल में 4 प्लांट अगर वीड्स के हो जाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो अगर प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी तो आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर प्लांट की ग्रोथ रुकी है तो प्लांट क्या करेगा, वो हो नहीं पाएगा। और साथ में आप वाटर दोगे, ये वाटर भी सक कर जाएंगे। ढेर सारी फर्टिलाइजर्स हैं उनको भी सक कर जाएंगे, और अलग अलग चीज़ें हैं साथ में। इस इन वीड्स में क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके इंसेक्ट्स भी ग्रो हो सकते हैं। तो इस कारण से इनको निकालना पड़ता है। तो बूझो और पहली क्या करते हैं, नियर बाई फील्ड पे जाते हैं। देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलॉन्ग विद द व्हीट प्लांट। अब यहाँ गेहूं के क्रॉप देखते हैं तो और भी प्लांट क्या हुए होते हैं, ग्रो हुए होते हैं। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली। तो जो नेचुरली जो है मतलब प्राकृतिक तौर पर अनडिजायरेबल मतलब जो ज़रूरत ना हो जिनकी, वो क्या हो जाते हैं नेचुरली क्रॉप में आपके क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। वो अनडिजायरेबल प्लांट्स क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। ठीक, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। The weeding is necessary since weeds complete with the crop plants from water, nutrients, space and light. अगर आप वीड्स को निकाल देते हो, ठीक है, खरपतवार को निकाल देते हो, तो इससे क्या होगा, क्रॉप में वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट बराबर जा सकेगी। पानी, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस मतलब जगह भी होगी और प्रकाश भी जाएगा, जिसके थ्रू प्लांट्स आराम से ग्रो हो सकेंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि आप जिस घर में रहते हो उस घर में आपके घर के लोगों के अलावा 10 लोग और आके रुक जाएं। चलिए अगर आप महल में रहते हो तो आपके यहाँ 100 लोग आकर रुक जाएं, तो आपको पसंद आएगा? इतने लोग को कैसे रख पाओगे आप? तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने ज़रूरत के हिसाब से जो लोग हैं उन्हीं को रखेंगे, बाकी लोगों को नहीं रखेंगे, या फिर उनको कहेंगे कि आप अपनी जगह पे जाइए, रहिए। ठीक, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो ऑब्वियस है कि ये क्या करते हैं, ये क्रॉप्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक, some weeds interfere even the harvesting may be poisonous and for animals and human beings। और कुछ वीड्स तो ऐसे होते हैं कि अगर गलती से वो आपके क्रॉप के साथ अगर कट जाएं, मतलब कि आप क्रॉप जब निकाल रहे हो उसको, तो उतने टाइम अगर वो निकल आए तो आपकी पूरी की पूरी जो है क्या कर सकते हैं, क्रॉप को पॉइजनस बना सकते हैं, और साथ में जो खाएगा, जो वहाँ पे जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, मतलब वो भी। ठीक, फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ्स। फार्मर्स मतलब किसान
बहुत तरीके के अपनाता है क्या करने के लिए, इन वीड्स को हटाने के लिए। टीलिंग बिफोर सोविंग द क्रॉप्स हेल्प टू uprooting and killing the weeds which may then dry up and even mix the soil। ठीक है, टीलिंग बिफोर सॉइल सोइंग मतलब बुआई के पहले क्या करना है, इनको उखाड़ना और हटाना या फिर इनके ऊपर मट्टी डाल देना क्या करता है, हेल्प द अपरूटिंग, हेल्प्स इन अपरूटिंग मतलब आराम से इनको क्या कर देना, निकाल देने में, एंड किलिंग ऑफ वीड्स और वीड्स को ख़त्म कर देने में, विच मेड देन ड्राई अप जो बाद में क्या हो जाते हैं, इसके कारण वीड्स ड्राई हो जाते हैं, एंड विच में ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद सॉइल और सॉइल में मिक्स होकर मैन्योर के तरीके वर्क करने लगते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। आपको समझना पड़ेगा, मतलब वीड्स को निकालने का, वीडिंग करने का सबसे राइट टाइम होता है कि आप जब फ्लावर्स और सीड्स को लगा रहे हो तो उसके पहले ही आप क्या कर दो, इनको निकाल दो। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोजिंग द ग्राउंड। ठीक, सबसे अच्छा तरीका होता है, इनको या तो पूरा खींच के आप निकाल लीजिए या फिर क्या कर दीजिए, काट के निकाल दीजिए, इनको स्टेम को अलग कर दीजिए, तो रूट्स अपने आप क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ खुरपी। ये किसके थ्रू किया जाता है, खुरपी के थ्रू किया जाता है। A seed drilling is also used in uproot weeds। ठीक है, सीड को नीचे लगाते समय आप क्या कर सकते हो, अपरूट वीड्स को निकाल सकते हो। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। तो अब ध्यान दीजिएगा, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स डाले जाते हैं या फिर यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल या 2,4-D, दीज आर स्प्रेड इन फील्ड टू किल द वीड्स। ये स्प्रे किए जाते हैं फील्ड में कि जिससे वीड्स किल किए जा सके, मारे जा सकें। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं। द वीडीसाइड्स आर डायल्यूटेड विथ वाटर इन एक्सटेंट रिक्वायर्ड टू स्प्रे द फील्ड विथ स्प्रेयर। ठीक है, वीडीसाइड्स को स्प्रेयर के थ्रू मतलब स्प्रे करके पूरे फील्ड में स्प्रे किया जाता है। देखिए ये कर रहा है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। जैसे पहले भी बताया जा चुका है, वीडीसाइड्स कब डाले जाते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ होने के पहले, ताकि जो है वेजिटेटिव ग्रोथ होते समय आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे इसका क्या ना पड़े, बैड इम्पैक्ट ना पड़े, और सीड्स के फॉर्मेशन के पहले। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। ऑब्वियस है कि ये फार्मर्स, इसीलिए इनको मास्क लगाने को कहा जाता है। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। दे शुड कवर द नोज एंड माउथ विद द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग द केमिकल्स। ठीक है, इसीलिए इनको मास्क लगाने को कहा जाता है ताकि स्प्रे करते समय इनके माउथ में या फिर नोज में न जाए। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो आपने क्रॉप लगाई है उसको काटना। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब जो जब ठीक ढंग आपने क्या कर लिया, क्रॉप उग गई तो उसको निकालने का जो ठीक ढंग से होता है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इधर डन मैनुअली बाय सीकल, इसको सीकल हिंदी में हंसिया कहते हैं, इसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, या फिर जो है ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता है। तो हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इधर डन बाय मैनुअली बाय सीकल और बाय मशीन। ठीक, in the harvest crop the grain seeds need to be spread। in the grain seeds need to be spread मतलब क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है from the chaff, किससे, chaff से। this process is called threshing। क्या कहा जाता है, threshing कहा जाता है। देखिए ये थ्रेसरिंग मशीन,
दिस इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये किसके थ्रू निकाला जाता है? कंबाइन के थ्रू निकाला जाता है। विच इनफैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर, जिसको जिसको हार्वेस्टर और थ्रेसर भी कहा जाता है। फार्मर्स विथ सम होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चैप बाय द विनोविंग। किसके थ्रू? विनोविंग के थ्रू करते हैं। ये देखिए विनोविंग मशीन है, इसके थ्रू क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। इसी में यहाँ से मशीन में डालते हैं और ये यहाँ से पूरी सीड्स गिरने लगती हैं, ठीक। फार्मर, और यहाँ से पूरा का पूरा जितना चैप होता है निकल जाता है। फार्मर्स विल with small holding of land do not separate by the grain with the combine, so they use threshing machine which is called winnowing machine. After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of harvest. ऑब्वियस है, 3 से 4 महीने तक इंतजार करने के बाद खेती को काटने का समय आता है। द साइन ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो गोल्डन कलर की क्रॉप दिखती है लेडन विथ ग्रेन्स, फील्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विथ जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग, जो क्या करती है? फार्मर्स को बहुत जॉयस फील कराती है और अच्छे जो लोग होते हैं, जो वेल विशर्स होते हैं, वो इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं इस कंट्री के फार्मर्स के साथ। द इफर्ट ऑफ पास्ट सीजन हैव borne fruit and it is time to relax and enjoy a little। ये एक समय होता है जब क्या होता है? फ्रूट्स और अदर चीज़ें आती हैं और फार्मर्स कुछ समय के लिए रेस्ट ले सकते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो समय होता है ये पूरे इंडिया के लिए बहुत हैप्पीनेस का, जॉय का समय होता है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट इंथुसियाज्म, मतलब ये बहुत उत्सुकता के साथ इसको क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन्स। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो स्पेशल फेस्टिवल हैं जो इंडिया में मनाए जाते हैं वो ये हैं। इनका नाम क्या है? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू, ठीक। आपसे सब पूछा जा सकता है कि कौन हार्वेस्टिंग के लिए कौन कौन से फेस्टिवल स्पेशली पूरे इंडिया में फेमस है। अब इसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद एक नया टॉपिक आता है स्टोरेज। स्टोरेज पता होना चाहिए। स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिना स्टोरेज किए आप क्रॉप को आप निकाल लोगे, लेकिन आपके पास अगर खलिहान ही नहीं होगा तो आप स्टोर कहाँ करोगे? स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इट इज़ हार्वेस्टेड ग्रेन्स टू बी केप्ट ए लॉन्गर टाइम, बहुत लंबे समय तक रखना पड़ता है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इनको किस किस चीज़ से बचाना पड़ता है? ग्रेन्स को, ग्रेन्स should be safe from moisture, insect and rats and microorganisms at the place of storage। कहाँ पर? harvested grains have more moisture। जो हार्वेस्टेड ग्रेन होती है इसमें नई नई हो रही थी तो इसमें ढेर सारे मॉइस्चर होते हैं। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे हैव स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें ढेर सारा मॉइस्चर होता है, तो इसलिए जो नई नई ग्रेन आई हो उसको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको ड्राई करके खूब अच्छे से तब इसको रखना पड़ता है, अदरवाइज ये अनफिट हो जाती है। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर properly dried in the sun to reduce the moisture in them। जो इसके अंदर मॉइस्चर उसको रिड्यूस करके तब इसको रखना चाहिए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये क्या करता है? आप इसको ड्राई कर लोगे तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप इसको बचा सकते हो पेस्ट से, मतलब जो अलग अलग तरीके के छोटे छोटे खटमल हैं या फिर छोटे छोटे कीड़े हैं उनसे बचा सकते हो, बैक्टीरिया से, फंजाई से बचा सकते हो। अच्छा बताइए, हमारे जो है क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा मनाया जाता है फेस्टिवल स्पेशली हार्वेस्टिंग के लिए? हमारे यहाँ मनाया जाता है मकर संक्रांति। चलिए फ्रेंड्स हम आगे आते हैं। फार्मर्स
स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। अब देखिए फार्मर्स इसको स्टोर कहाँ करते हैं, जूट के बैग में जिसको बोरा कहते हैं, या फिर बड़े बड़े मेटेलिक बीन्स में। हाउएवर लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डोन इन silos or granaries to protect them from pests, rats and insects। जो बड़े बड़े स्टोरेज करने के लिए सिलोस और ग्रेनरीज रखी जाती हैं जिसमें पेस्ट और रैट्स और इंसेक्ट्स नहीं पहुंच पाते। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घर में अगर इनको रखना है तो ड्राइड नीम की जो लीव्स होती हैं इनको रख देने से इसमें पेस्ट नहीं लगते हैं। फॉर स्टोरिंग large quantity of grain in big godowns, specific chemical treatment are required to protect them from pests and microorganisms। obvious है कि अगर आप घर में लार्ज क्वांटिटी में रख रहे हो तो आपको क्या रखना पड़ेगा, कुछ न कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप पेस्ट्स और ऑर्गेनिज्म से इसको क्या कर सको, बचा सको। अब देखिए एनिमल्स से हमें कौन कौन से फ्रूट्स मिलते हैं। तो जैसे मिल्क हमें किससे मिलता है, काउ से, बफेलो से, सी गोट से, सी कैमल से, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल यू मस्ट हैव टू सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ द डाइट, ठीक है। तो जो कोस्टल एरिया में है उनके पास तो क्रॉप उतनी अच्छी होती नहीं, तो कोस्टल मतलब कि ओशन के किनारे, समुद्र, सीज के किनारे, समुद्र के किनारे रहने वाले लोग, वो नॉर्मली उनको क्रॉप उतनी अच्छी नहीं मिल पाती, तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग नॉर्मली फ्लैश से या फिर मीट से अपना क्या करते हैं, अपनी डाइट को कंप्लीट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड व्हाट ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स। आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी था कि आपको कैसे प्लांट्स से फूड आप लेते हो, ठीक है ना, प्रीवियस क्लासेस में। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of weeds, sowing. Similarly, the animals reared at home or the farms have to be provided the proper food, shelters and cares। जो जैसे आप प्लांट्स के लिए आपने देखा कि आपको अलग अलग टाइप के सीड्स के सोविंग के लिए अलग अलग काम करने पड़ते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स के लिए भी शेल्टर्स और केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो प्लेस, जिस प्लेस पे एनिमल को रखा जाता है उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक। ओके फ्रेंड्स, दिस इज अ कंप्लीट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड दीज आर कीवर्ड्स which you can take by this chapter one by one। agricultural practices, animal husbandry, crop, fertilizers, granaries, harvesting, irrigation, kharif, manure, plough, rabi, seeds, silos, sowing, storage, threshing, weeds, weeding, winnowing, okay, and few of them are discussed here by which you can understand what is the meaning of these are things, okay friends, this is enough for this lecture, and lecture 3 is the final lecture for this chapter which gives you the complete knowledge about this chapter, and the name of chapter is crop production and management। I hope you enjoyed this video very much। For taking regular updates, add our playlist to your YouTube। This is not end, it's just beginning, so start your journey with us to understand better to this video, replay it and revise it। Goodbye।